ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी फिटर थ्योरी क्लासेस चल रही थी उसका पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक। तो जो आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप पीडीएफ बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस इस बार हम लोगों ने पीडीएफ में थोड़े चेंजेस किए हुए हैं। चेंजेस का मतलब है कि इस बार जो हम लोग पीडीएफ बना रहे हैं ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, प्लस हम लोग उसके साथ ही आंसर देते जा रहे हैं जिससे कि आपको फोन वगैरह में चलाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, नहीं तो फोन में क्या होता था कि भाई हम पीडीएफ खोल रहे हैं फिर आंसर देखने के लिए नीचे जाओ फिर ऊपर आओ तो प्रॉब्लम्स होती थी। तो इस बार हम लोग साथ के साथ आंसर दे देंगे जिससे आप उस पीडीएफ को अपने मोबाइल फोन में भी आसानी से देख सको। कैसे डाउनलोड करना है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। आपको अपने फोन में क्या करना है, globalit.org इस वेबसाइट को ओपन कर लेना। जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो इस टाइप से कुछ ओपन होगा और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं होम, हमारे बारे में नई अपडेट, ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि आप फोन में ओपन कर रहे हैं ना। उसके लिए कैसे क्या करना है, तो यहाँ जो राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइनें आपको दिख रही है ना, इस पे क्लिक कर लीजिएगा तब ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे ITI कोर्स का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लेना आप। उसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें दूसरे नंबर पे फिटर थ्योरी है, आपको फिटर थ्योरी पे क्लिक करना है, नया टैब ओपन हो जाएगा। आप नीचे स्लाइड करके जाइएगा, दो ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का। फर्स्ट ईयर वाले पे क्लिक कर लेना और फिर ऐसे आपको सामने मिलेगा और नीचे नीचे स्लाइड करना है आपको। नीचे मिल जाएगा यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह भी और नीचे पीडीएफ भी मिल जाएगा। नए वाले टेस्ट सीरीज अभी करिकुलम वाले ऑप्शन में मिलेंगे, मैं उसको बाहर करवा दूंगा। खैर कैसे देखना है आपको मैंने पहले बता भी रखा है। ज्यादा डिटेल में देखना हो तो पहली वाली वीडियो देख लीजिए ना। कौन सी वाली, फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने पूरा टेस्ट वगैरह देकर भी बताया था, कैसे टेस्ट देंगे, कैसे रिजल्ट देखेंगे, कैसे दोबारा टेस्ट दे पाएंगे, सारा प्रोसेस मैंने पहली वाली वीडियो में बता रखा था। एक बार उसको देख लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन किस तरह हम चलेंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में बने होते हैं, मतलब विच फाइल हैज पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है, पैरेलल होता है हमारा, पूरा एकदम समानांतर होता है, कौन सी फाइल में होता है। ठीक, हैंड फाइल, बास्टर्ड फाइल, रास्टर कट फाइल और सिंगल कट फाइल, ये आपके सामने दिख रहे हैं 4 फाइलें। देखिए हैंड फाइल क्या होता है, तो हैंड फाइल ही वह फाइल है जो पूरी चौड़ाई में समांतर होती है, अपने पूरी लंबाई में समान चौड़ाई की होती है। कहने का मतलब उसमें कोई भी टेपर नहीं होता है। जबकि बाकी जितने भी फाइलें होती है सब फाइलों में क्या होता है, सभी फाइलों में आगे का 2/3 भाग समांतर रहता है, लेकिन लास्ट का 1/3 भाग जो होता है थोड़ा सा टेपर हो जाता है, कुछ मोटाई में और चौड़ाई में, दोनों में। जो फाइलें होती है ना, स्टार्टिंग का जो फाइल का होगा 2/3 भाग जो होगा वह पूरा समांतर रहेगा, लेकिन फाइल का जो लास्ट का 1/3 भाग होता है, लास्ट का कितना, 1/3 कहीं कहीं पे लिखता है या 1/3 भाग कह सकते हो। 1/3 या 1/3 भाग फाइल का जो लास्ट का होगा वह टेपर में रहता है, वह समांतर नहीं होता। मोटाई और चौड़ाई दोनों टेपर में हो जाते हैं। कुछ कुछ फाइलें मोटाई में रहती है, कुछ कुछ ज्यादातर दोनों में रहती है, मोटाई में और चौड़ाई दोनों में टेपर रहती है। ठीक है, कौन सा, लास्ट का 1/3 भाग। लेकिन ये कह रहा है इसमें से कौन सी ऐसी फाइल है जिसमें समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं, मतलब पूरा लंबाई में उसका किनारा क्या हो, समांतर हो, पूरा किनारा क्या हो, समांतर हो, तो वह एक ही फाइल है, वह है कौन सी, हैंड फाइल। ठीक है, क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन दे रखा है, फिगर मैंने आपको समझने के लिए लिया हुआ है। तो जो पहली फाइल आपको दिख रही है ये हैंड फाइल। हैंड फाइल में क्या होता है कि यह पूरी चौड़ाई में पूरा समांतर होती है, कोई भी टेपर नहीं होता है। प्लस एक और चीज होती है हैंड फाइल में कि इसके एक ही एज पे दांते बने होते हैं। जो साइड वाली एज होती है ना, जो मोटाई वाली, देखिए यहाँ दिखा रखा, ये ऊपरी हिस्सा हो गया फेस वाला, ठीक है, इधर फेस और एक उस साइड फेस। तो देखिए यहाँ दिखाया गया कि दोनों साइड फेस पे क्या है, इधर भी दांते और इधर भी दांते। अब इसकी 2 एज भी होगी, जो मोटाई वाला हिस्सा होता है उसको एज कहते हैं। एज मैंने पहले बता रखा फिगर में, एज कौन सा हिस्सा बोला जाता है, जो इधर मोटाई वाला ऐसे पतला सा हिस्सा होता है। इधर भी एज होगा इस फाइल का और इधर भी, दोनों साइड एज होगा ना। तो देखिए यहाँ फिगर में दिखाया गया कि एक एज पे दांते बने हुए और दूसरा एज बिना दांतों का है, जिसको सेफ एज बोलते हैं। एक एज पे क्या करा होगा, दांते बने होंगे, एक एज पे दांते बने होंगे, जबकि दूसरा एज बिना दांतों के होता है, जिसे सेफ एज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेफ एज बोलते हैं। किसमें, हैंड फाइल में। क्लियर हुआ हैंड फाइल के बारे में। कभी कभी पूछ लेता कि कौन सी फाइल में सेफ एज होता है या कौन सी फाइल में एक ही एज की तरफ दांते बने होते हैं, तो वह सब कौन सी है, हैंड फाइल है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्या है, बास्टर्ड फाइल क्या होता है। तो बास्टर्ड फाइल आपको
मैं बता दूं कि यह जो है ये अलग हो गया है, यह जो है ना शेप के हिसाब से होगी, बास्केट अलग होता है। जैसा कि मैंने पीछे की वीडियो में हमने देखा था, पीछे वाले पार्ट में वहां पे कौन सा था, सेकंड कट फाइल था। मैंने बताया था कि जैसे रफ फाइल होता है, जब ज्यादा मटेरियल हटाना होता है तो कौन सी फाइल यूज की जाती है, रफ फाइल यूज की जाती है ज्यादा मटेरियल हटाने के लिए, या कोर्स भी बोलते हैं, कोर्स फाइल, रफ फाइल। इसमें मैंने बताया था कि 1 सेंटीमीटर में 8 दाते होते हैं। कितने होते हैं, 8 दाते होते हैं। वह जो होता है हमारा सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज की जाती है। दाते भाई दूर दूर है, हार्ड मटेरियल करने की कोशिश करें तो दाते टूट जाएंगे, सॉफ्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन अधिक मटेरियल हटाने के लिए। ठीक है, बास्केट फाइल में क्या होते हैं, इसमें 12 दाते होते हैं। कितना, प्रति सेंटीमीटर, 12 दाते प्रति सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 12 दाते होते हैं। यह ऐसी फाइल है जो हार्ड और सॉफ्ट दोनों के लिए यूज की जाती है। मीडियम वाली फाइल है, तो किसके लिए की जाती है, हार्ड के लिए भी यूज करते हैं और सॉफ्ट के लिए भी यूज करते हैं। कौन सी वाली, बास्केट फाइल वाली। उसका मैंने सेकंड कट भी बताया था, उसमें 16 दाते प्रति सेंटीमीटर होते हैं, वो हार्ड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हार्ड और सॉफ्ट दोनों के लिए बास्केट फाइल यूज की जाती है, इसमें 12 दाते प्रति सेंटीमीटर होते हैं। तो ये अलग टाइप की फाइल हो गई, वो उसके दाते के हिसाब से, जो दाते कटे होते हैं उसके हिसाब से बास्केट फाइल है, शेप के हिसाब से नहीं है। अब देखिए रास्प कट फाइल, रास्प कट फाइल कौन सी है, तो ये जो नीचे वाली फाइल आपको दिख रही है, ये है हमारी क्या, रास्प कट फाइल। ठीक है, इसमें देख रहे होंगे एक चीज तो ये कि यह हमेशा हर अर्ध गोलाई में मिलती है। दिख रहा है यहाँ पे ना, आगे वाला हिस्सा ऐसे गोलाई में बना हुआ है, आगे वाला हिस्सा इसका पॉइंट ऐसे गोलाई दिखाया गया है यहाँ पे। यह फाइल हमेशा अर्ध गोलाई में ही मिलती है, केवल और केवल अर्ध गोलाई में। ठीक है, और इस पर देख रहे होंगे इसके जो दाते हैं या तेज धार वाले होते हैं, लेकिन अलग अलग पंच के द्वारा उभार के बनाए गए होते हैं। कैसे दाते बनाए गए हैं, इसके जो दाते बनाए गए हैं पंच के द्वारा अलग अलग ऐसे उभार करके बनाए गए हैं। बाकी में तो लाइनें खींची होती है ना, इनमें देखिए दाते अलग अलग उभार करके बनाए गए हैं। इस फाइल का यूज किया जाता है लकड़ी को, ठीक है, लकड़ी की फाइलिंग करना हो, चमड़े की करना हो ना, सॉफ्ट मटेरियल, लकड़ी चमड़ा वगैरह की फाइलिंग करने के लिए हम लोग रास्प कट फाइल का यूज करते हैं। फिर कभी कभी घोड़े का खुर, जो जानवर होता है ना घोड़ा, घोड़ा का जो खुर होता है उसके लिए भी इसी का यूज करते हैं। कौन सी, रास्प कट फाइल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लकड़ी, चमड़ा और घोड़े का खुर वगैरह हो गया, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रास्प कट फाइल यूज करते हैं। आपने देखा होगा जो पंचर वाली दुकान होती है, पहले होती थी, अभी भी होती है। ठीक है, अब तो ये जब से ट्यूबलर वाले आ गए हैं तब से ये वाला काम ही खत्म हो गया, जो उसको घिस करके फिर सोल्यूशन लगा के चिपकाते थे। तो जब पहले पंचर वाली दुकान वाले होते तो एक फाइल लेकर के उस ट्यूब को घिसते थे, तो यही फाइल होती थी रास्प कट फाइल। फिर उसके बाद उसको लगाते थे, वहां पे सोल्यूशन लगा के चिपकाते थे। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि किसके लिए, लकड़ी के लिए, चमड़ा के लिए, तो भाई ट्यूब वगैरह चमड़े के होते हैं, तो ये चीज होती थी, इस फाइल से हम लोग वहां पे घिसते थे। ठीक है, सिंगल कट फाइल, सिंगल कट फाइल क्या होती है, तो यह वाला जो फिगर आपको दिख रहा है ये सिंगल कट का है। सिंगल कट हमने पहले बात किया था इसका, इसमें क्या होता है, इसमें एक ही कट होता है और यह कट कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पर होता है, और यह हमारा जो होता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। ठीक, सारी चीजें नोट कर लीजिएगा, आगे चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेंच वाइज बनाने की सामग्री क्या है। ठीक है, टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील। देखिए दोनों चीजें तो सेम हो गई, चाहे हाई कार्बन स्टील कहिए चाहे टूल स्टील कहिए, एक ही बात होती है। हाई कार्बन स्टील बोलिए या टूल स्टील बोलिए, एक ही बात होती है। ठीक है, फिर है मीडियम कार्बन स्टील और कास्ट आयरन। किसको पूछा है, बेंच वाइज को बनाने के लिए पूछा है। तो जब नॉर्मल पूछे बेंच वाइज को बनाने के लिए तो हमारा क्या होगा, कास्ट आयरन सही हो जाएगा। वाइज की बात कर रहा है, यहाँ फिगर या क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, फिगर मैंने आपको समझाने के लिए लिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको बेंच वाइज दिख रहा होगा, यह जो होता है जब हम हैंडल को घुमाते हैं तो यह हिस्सा आगे पीछे मूव करता है, इसलिए इसको मूवेबल जॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूवेबल जॉ। और यह वाला हिस्सा फिक्स रहता है, इसलिए इसको फिक्स जॉ बोलते हैं। दिख रहा होगा यहाँ पे फिक्स जॉ, यह वाला हिस्सा हो गया, और यह वाला हिस्सा क्या हो गया, मूवेबल जॉ हो गया। ठीक है, आगे इसमें अलग से प्लेट लगाई जाती है, जिससे कि बार बार जब हम जॉ को पकड़े निकाले तो फिर हमारा यह हिस्सा घिसे ना, इसलिए जो अलग से प्लेट लगाई जाती है वह हमारी टूल स्टील की बनी होती है। अगर इस प्लेट को पूछता तो हार्डेंड जॉ या फिर जो जॉ होती है हार्ड की हुई होती है ना, हार्डेंड स्टील की बना सकते हैं, या फिर टूल स्टील। टूल स्टील मतलब हाई कार्बन स्टील। ठीक है, यह जो इसकी प्लेट होती है जॉ प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ, इसको जॉ प्लेट बोलते हैं, जो आगे इसके जबड़े पे आगे प्लेट लगी हुई पतली पतली। उसके बाद जो जॉ की चौड़ाई होती है यहां से यहां तक, यह जो जॉ की चौड़ाई होती है ना, इसी से सॉरी बेंच वाइज का साइज लिया जाता है। अगर बेंच वाइज का पूछा जाए, बेंच वाइज का साइज कैसे लिया जाता है, जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। ठीक,
बाकी हैंडल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये स्पिंडल हो गया, ये वाला ऐसा जो अंदर गया हुआ है, और ये ऐसा हैंडल हो गया, इसको पकड़ करके हम घुमाते हैं। तो हैंडल और स्पिंडल दोनों किसके बने होते हैं? तो दोनों बने होते हैं माइल्ड स्टील के। हैंडल और स्पिंडल दोनों माइल्ड स्टील के बने होते हैं, और जो हमारा जॉ प्लेट होगी वो टूल स्टील का बना होता है। और पूरा अगर बॉडी की बात करें, बेंच वाइज की बॉडी जो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है कास्ट आयरन की, क्योंकि इसमें जॉब को दबाया जाता है। दबाने का मतलब कंप्रेस, ठीक है। जॉब को जब दबाएंगे तो वाइज पे क्या कंप्रेसिव फोर्स पड़ेगा। कौन सा फोर्स पड़ेगा? कंप्रेसिव फोर्स। और कास्ट आयरन के अंदर सबसे अच्छा कंप्रेसिव फोर्स सहन करने का गुण होता है। कंप्रेसिव फोर्स सबसे अच्छा कौन सा आयरन सहन कर सकता है? तो कास्ट आयरन होता है, जिसमें कंप्रेसिव फोर्स सहन करने का गुण होता है। अचानक झटका पड़ेगा तो उसे नहीं सहन कर पाएगा, पर कंप्रेसिव फोर्स सबसे अच्छा सहन करने की क्षमता किसमें होती है? कास्ट आयरन में होती है, इसीलिए इसका बॉडी कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? ठीक है, इंग्लिश देखिए तब ज्यादा क्लियर होगा। विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन मशीन फिनिश सरफेस, मतलब ऐसी सरफेस जो फिनिश की हुई हो। ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, मैंने बताया हुआ था कि जो फिनिश सरफेस होती है, ठीक है, फिनिश सरफेस के लिए हम लोग पर्शियन ब्लू यूज करते हैं। फिनिश सरफेस पे पर्शियन ब्लू ही ऐसा मार्किंग मीडिया होता है जिससे हमें स्पष्ट और अच्छी तरीके से लाइनें दिखाई देती हैं। ठीक है, बस इसमें कमी क्या होता है कि देर से सूखता है। क्या कमी होता है इसमें? देर से सूखता है, यह इसकी कमी है, यह देर से सूखता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बाकी भी मैंने बता रखा था कि जो व्हाइट वॉश होता है यह खुरदरी सरफेस के लिए यूज किया जाता है, या फिनिश के लिए नहीं, खुरदरी सरफेस के लिए। ठीक है, व्हाइट वॉश कैसे बनता है? तो मैंने बताया चाक को पानी में मिला करके, या फिर चाक को मिथाइल स्प्रिट में मिला करके भी बनाया जाता है। फिर अगला होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट भी मैंने बताया था कि कॉपर सल्फेट में क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट को हम लोग पानी में प्लस इसमें हम लोग क्या एसिड मिला देते हैं। कौन सी? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मिला करके इस मार्किंग मीडिया को बनाया जाता है। इसीलिए कभी कभी पूछ लेता कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, तो मैंने बताया था कि कॉपर सल्फेट को पानी और नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं उसकी अभिक्रिया को तेज करने के लिए। तो एसिड का नाम आ गया ना, एसिड मतलब खतरनाक, मतलब जहरीला। तो इसीलिए जब जहरीला की बात करें तो कॉपर सल्फेट हो जाता है। यह हमारा जहरीला मार्किंग मीडिया होता है। कैसा मार्किंग मीडिया होता है? जहरीला होता है, विषैला होता है। लास्ट है आपका सेल्यूलोज लेकर, यह क्या है? तो यह आपका रेडीमेड मिलता है दुकानों पर, रेडीमेड के रूप में आने लगा है, और यह जल्दी सूखता है। इसकी यह प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छी कि यह जल्दी सूख जाता है, यह जल्दी सूखता है। हालांकि चीजें मैंने पहले भी बताई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? देखिए यह एंगल प्लेट होता है ना, एंगल प्लेट एक दूसरे से 90 डिग्री पे दो सरफेस होती है, और नॉर्मल वाला एक होता है। नॉर्मल में जैसे स्लॉट कटा हुआ दिख रहा है ना, नॉर्मल में स्लॉट नहीं कटा होगा। सॉलिड एंगल प्लेट या प्लेन एंगल प्लेट बोलते हैं, उसमें जो है स्लॉट नहीं कटा होता है। एंगल प्लेट का काम होता है जॉब को सपोर्ट प्रदान करना, सहारा प्रदान करना। किसी जॉब पर जब मार्किंग कर रहे होते हैं, अगर उस जॉब को खड़ा करके मार्किंग करना है तो बिल्कुल सीधा कैसे खड़ा रहे? तो इसकी जो सरफेस है तो इसके पीछे जो होगा हम जॉब को इसके सारे खड़ा कर सकते हैं, चिपका करके खड़ा कर लेंगे। फिर जो हमारा सरफेस गेज होता है जिसकी मदद से हम लोग मार्किंग करते हैं उससे हम कर सकते हैं। ठीक है, इस पे जो सपोर्ट दे करके जॉब का। और यहाँ पे बात कर रहा था किसका? एंगल प्लेट है, लेकिन कौन सा है? स्लॉटेड वाला है। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एंगल प्लेट पे स्लॉट कटा हुआ है। तो ये पूछ रहा है स्लॉटेड का क्या फायदा होता है? तो जो स्लॉट कटा होता है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी जॉब को एंगल प्लेट पे, मान लीजिए हल्की छोटी जॉब है तो इसके सारे हाथ के सपोर्ट से खड़ा करके मार्किंग कर लेंगे, पर भारी जॉब है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है? इस एंगल प्लेट में बांधना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है। तो उसके लिए क्लैंपिंग बोल्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्लैंपिंग बोल्ट। तो अगर एंगल प्लेट में होल रहेगा तब तो आप क्लैंपिंग बोल्ट लगाओगे। जॉब को इसके पीछे रखते हैं, इस स्लॉट में से क्लैंपिंग बोल्ट आर पार निकल जाता है, और फिर हम उसी मदद से जॉब को यहाँ इस पे क्लैंप कर पाते हैं। इसीलिए स्लॉट दिया होता है। क्लैंपिंग बोल्ट से जॉब को स्लॉटेड एंगल प्लेट पे पकड़ा जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है जॉब क्लैंपिंग, जॉब को पकड़ने के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बाकी आसानी से हैंडल, वजन कम करना, बेहतर दिखावट, इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला कह रहा है राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है, कि कौन सा कैलिपर है जो राउंड बार को निकाल सकता है, मतलब राउंड बार के केंद्र को। भाई कोई राउंड बार का मतलब क्या, कोई छड़ है, कैसी छड़ है, बेलनाकार है, गोलाकार है। राउंड बार, बार का मतलब छड़, छड़ मतलब लंबी होगी, कैसी होगी, राउंड में होगी। अगर हमें इसका क्या निकालना है, केंद्र निकालना है, सेंटर निकालना है, तो किसकी मदद से, किस कैलिपर की मदद से सेंटर को निकाला जा सकता है। तो यहां पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है, जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड और फर्म जॉइंट, ये चार ऑप्शन हमारे पास है। और बात कर रहा था केंद्र को निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका फिगर लेना भूल गया हूँ जेनी कैलिपर का, तो हम लोग अपने से बना लेंगे ना, खुद से बना लेंगे। कैसे होता है जेनी कैलिपर, तो नॉर्मल इस टाइप से होता है आपका। एक जो होती है उसकी लेग ना बिल्कुल सीधी होती है, एक लेग कैसी होती है, बिल्कुल सीधी होती है और ऐसे नुकीला बना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी सुई लगी होती है, नुकीला होता है। दूसरा जो इसका लेग होगा ना, इस जेनी कैलिपर का इसका जो दूसरा लेग होगा इस टाइप से, वो अंदर की तरफ थोड़ा मुड़ा हुआ होता है ऐसे, ठीक है। दोनों की लेंथ बराबर रहेगी, हालांकि फिगर में मुझसे छोटा बड़ा हो गया होगा, ठीक है। एक नुकीला हो गया, दूसरा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज और कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो अंदर की तरफ नुकीला मुड़ा हुआ है ना, ये कितने एंगल पे मुड़ा हुआ था, 45 डिग्री पे मुड़ा होता है। कितने पे, 45 डिग्री पे। दूसरी चीज, यह जो अंदर गोलाई में मुड़ा था, ये रेडियस क्या है, तो इसका जो रेडियस होता है वो 6 से 12 mm का रेडियस होता है। 6 से 12 mm के रेडियस पे अंदर की तरफ मुड़ी जाती है, ठीक है। दो चीजें होगी। बाकी इसका एक दो और नाम है, जेनी कैलिपर, और इसको नाम से जानते हैं हम लोग हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से, या फिर ऑड लेग कैलिपर के नाम से भी जानते हैं, ऑड लेग कैलिपर। क्योंकि इन दोनों में आप देख रहे होंगे, इन दोनों का लेग समान है, इन दोनों का लेग समान है, लेकिन इसका दोनों लेग अलग अलग है। एक में सुई है तो एक अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, दोनों लेग अलग अलग टाइप का है, इसलिए इसको ऑड लेग कहते हैं, मतलब विषम टाइप के लेग हैं इसके, ठीक है। तो यही जो होता है हमारा जेनी कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, इसी की मदद से हम किसी राउंड बार का केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए यह क्या है हमारे पास, यह हमारी राउंड बार है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका मुड़ा हुआ हिस्सा है ना, उसको यहां टच कराएंगे और इसका जो नुकीला हिस्सा है इससे लाइन खींचेंगे, जो नुकीला वाला हिस्सा है, ठीक है। यहां पे रखिए और ऐसे लाइन खींच दीजिए। वैसे ही अब यह जो मुड़ा हुआ हिस्सा इस साइड लगाइए और जो नुकीला वाला पॉइंट है उससे इधर को लाइन खींच दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा क्लियर नहीं बन रहा। राउंड बार का मतलब ऐसे हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इधर से कैलिपर को रखा एक बार इधर से ऐसे बना देंगे, एक बार उधर से बना देंगे, ठीक है। अब ये मुड़ा हुआ जो पॉइंट है, अब इस साइड को रखेंगे और हम क्या करेंगे, इधर से ऐसे लाइन खींच देंगे, फिर इसको इस साइड रखेंगे, मतलब चारों साइड 90 डिग्री पे एक दूसरे से। अब इस मुड़े हुए भाग को यहाँ पे रखेंगे और नुकीले पॉइंट से ऐसे लाइन खींच देंगे, चारों एक दूसरे को कट कर देंगे। अब स्केल लीजिए और इनके बिकड़ों को आपस में ऐसे ऐसे मिला दीजिए, सेंटर निकल गया। इस तरह से हम जेनी कैलिपर की मदद से राउंड बार का सेंटर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इनसाइड कैलिपर कौन सा है, तो यह जो फिगर दिख रहा है आपको, यह इनसाइड कैलिपर का है। इसकी जो इनसाइड कैलिपर की जो लेग होती है वो बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, जबकि आउटसाइड कैलिपर की बात करें तो यह वाला जो फिगर दिख रहा है यह आउटसाइड कैलिपर का है। आउटसाइड है, आउटसाइड मतलब बाहरी, तो इसका जो लेग होगा वो अंदर की तरफ मुड़ा होगा, दोनों उल्टा है। इनसाइड है तो लेग बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, आउटसाइड है तो लेग अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, ठीक है। जो इनसाइड कैलिपर होगा या अंदर की माप लेने के लिए, जैसे देखिए यह कोई जॉब थी, इसके अंदर स्लॉट कटा हुआ था, तो इसके अंदर की माप लेने के लिए हमने इनसाइड कैलिपर यूज कर लिया। और यह कोई जॉब थी, इसके बाहर का साइज लेना था, तो बाहर का साइज लेने के लिए आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड मतलब बाहरी माप लेना, इनसाइड मतलब अंदर की माप लेना, लेकिन इनके जो लेग होंगे वो उल्टा होगा। इनसाइड का मतलब लेग बाहर मुड़ा होगा, आउटसाइड का मतलब लेग अंदर मुड़ा होगा, ये चीज है, ठीक है। और ये कैलिपर किसके बने होते हैं, तो जनरली जो हमारे कैलिपर बने होते हैं वो माइल्ड स्टील के, आपको ऑप्शन में यही वाला मिलेगा, कौन सा, माइल्ड स्टील वाला। हार्डन स्टील मिलता है पर नॉर्मली आपको माइल्ड स्टील मिलेगा, कि हमारे जो कैलिपर होते हैं वो माइल्ड स्टील के बने होते हैं, ठीक है। इसमें भी दो होता है, जो यह वाला देखिए दिखाया गया है हमारा कौन सा, इनसाइड वाला, ये स्प्रिंग जॉइंट वाला है, जबकि यह वाला जो है हमारा आउटसाइड वाला, ये फर्म जॉइंट वाला आता है। तो ऐसा नहीं कि आउटसाइड वाला फर्म जॉइंट वाला आता है, आउटसाइड वाला स्प्रिंग और फर्म जो दोनों का आता है, इनसाइड वाला भी स्प्रिंग टाइप वाला और फर्म वाला दोनों टाइप का आता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे फर्म जॉइंट कैलिपर, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, दोनों को दिखा रखा है,
कि इस टाइप से अगर होगा, रिविट के द्वारा नॉर्मल जोड़ा गया होगा तो ये फर्म ज्वाइंट कहलाता है, और जब यही हमारी स्प्रिंग के द्वारा इस तरह से जोड़ा जाता है तो ये स्प्रिंग ज्वाइंट कहलाता है। ठीक है, इन दोनों में फायदा क्या होता है, तो देखिए इसमें इस एडजस्टिंग नट की मदद से आसानी से बिल्कुल एक्चुअल में उसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि फर्म ज्वाइंट में ऐसा नहीं, से हाथ के फोर्स से खोलना और बंद करना पड़ता है। दूसरी चीज, जब हम इसके द्वारा माप ले लेते हैं तो किसी जॉब का बार बार माप चेक करना हो, मान लीजिए हमें 10 mm का कोई राउंड बार बनाना, लेथ मशीन पे हमें 10 mm के डायमीटर का बनाना है, और वह जॉब इस समय कितने का है, 12 mm डाया का है, उसको हम बार बार टर्निंग करेंगे और चेक करेंगे 10 का बना कि नहीं। अब आपने इसमें माप ले रखा है 10 mm का, बार बार उस क्या करोगे, मेटल पर जब बार बार चढ़ाओगे तो इसके खुलने का डर रहेगा, उसका माप घट या बढ़ सकता है हाथ के दबाव में आकर, क्योंकि ये फर्म ज्वाइंट वाला है। लेकिन स्प्रिंग ज्वाइंट वाले में स्प्रिंग के प्रभाव में होता है, जब तक इस नट को हम लोग लूज नहीं करेंगे तब तक उसकी साइज घटेगी या बढ़ेगी नहीं। तो ये फायदा होता है कि इसमें एक बार माप को लेकर के हम बहुत देर तक यूज कर सकते हैं, कई जॉब बना सकते हैं, जबकि इसमें खतरा रहता है हाथ के प्रभाव में थोड़ा भी दबनेगा तो फिर एडजस्ट होने का उसके। ठीक है, ये चीजें हो गई हमारी, ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है हमारा एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताए। देखिए यहाँ पे दिखाया क्या गया है, तो दोनों लेग समान है, दोनों साइड नोक टाइप का बना हुआ है। यह है हमारा क्या, यह है हमारा डिवाइडर। क्या है हमारे पास है यह डिवाइडर। डिवाइडर का काम क्या होता है, डिवाइडर का काम आप लोग जानते हो, किसी दूरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए। मान लीजिए आपके पास कोई कॉपी है और यहाँ पर क्या है, कोई जॉब बना हुआ है, अब इसका हमें लंबाई इस कॉपी पे खींचना है, तो हम इसके दोनों लेग को फैलाएंगे, इसका साइज भर लेंगे और यहाँ पर फिर ले जाके पॉइंट लगा देंगे, तो यह दूरी आसानी से यहाँ से ट्रांसफर यहाँ हो जाएगी। तो एक दूरी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने के लिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं डिवाइडर का। और इसकी मदद से वृत्त खींचे जा सकते हैं। भाई जॉब वगैरह पर जब वृत्त खींचना होता है तभी तो डिवाइडर का यूज करते हैं। ठीक है, चाप लगाना हो, वृत्त खींचना हो, तो ऐसे कामों के लिए भी डिवाइडर का यूज किया जाता है। यहाँ पे हम पार्ट्स का नाम देखेंगे क्योंकि इन्होंने पार्ट्स का नाम पूछ रखा है। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पेग। क्या बोलते हैं, पेग बोलते हैं। यह जो गोल सा हिस्सा दिख रहा है कमाइन टाइप का, इसको हम लोग स्प्रिंग बोलते हैं, स्प्रिंग। ठीक है, उसके नीचे जो इन्होंने गोल वाला हिस्से को पूछ रखा है यहाँ पे कि इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है फलक्रम। क्या बोलते हैं, फलक्रम। आलम जिसपे वो घूमता है, कोई वस्तु जिसपे घूमती है उसी को फलक्रम बोलते हैं। जब पैर को खोलेंगे बंद करेंगे तो ये इसी भरोसे तो घूमेगी, यहीं पे तो घूमेगी, तो जहां पे घूमता है उसको फलक्रम या आलम्ब बोला जाता है। उसके बाद यह जो होता है गोल सा बना हुआ है, इसलिए इसको बॉल बोल देते हैं। यह जो है यह नट हमारी नर्लिंग की हुई है, तो इसको हम लोग नर्ल नट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नर्ल्ड नट। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे जो है इसको वाशर बोला जाता है, वाशर। और इसको लेग बोलते हैं, लेग। सारी चीजें क्लियर हुआ। डिवाइडर का साइज कहां से कहां तक लेंगे, तो इस नोक से लेकर के इस नोक के पॉइंट से फलक्रम के सेंटर तक की दूरी, इस नोक के पॉइंट से फलक्रम के सेंटर तक की सीधी दूरी जो होती है वही डिवाइडर का साइज होता है। तो लेग क्लियर हो गया, लेग यह वाला हिस्सा हो गया, पेग कौन सा हिस्सा हो गया, ऊपर वाला हिस्सा हो गया, वाशर यहाँ वाला हिस्सा हो गया, और फलक्रम ये हो गया। और यही वाला ऑप्शन हमारा सही भी होगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस कोड़ी मापक यंत्र का नाम बताइए। यहाँ पे यह दे रखा है फिगर और पूछ रहा है इसका नाम क्या है। इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। यह वाली इसकी मेन ब्लेड होती है, मेन ब्लेड। और यह जो इसके साथ एक और ब्लेड लगी हुई है इसको एक्सिलरी ब्लेड कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिलरी ब्लेड, मतलब सहायक ब्लेड। स्टॉक हो गया, इसमें एक ब्लेड लगी हुई है जिसे मेन ब्लेड बोलते हैं, और इसके साथ एक और ब्लेड है जिसे एक्सिलरी ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, दोनों में स्लॉट कटा होता है जिससे कि इन्हें आगे पीछे खिसकाया जा सके, जितनी ब्लेड की जरूरत हो उसे आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो इस यंत्र का नाम क्या है, तो इसको बोला जाता है यूनिवर्सल बेवेल गेज। क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी से हो जाएगा, यूनिवर्सल बेवेल गेज। और एक होता है बेवेल गेज, जो ऑप्शन ए दे रखा है, कौन सा, यह वाला है। इसमें देखिए ये स्टॉक हो गया, और इस पर ये हमारी क्या लगी हुई है, ब्लेड लगी हुई है। तो जब एक स्टॉक और एक ही ब्लेड हो तो वो बेवेल गेज होता है। एक स्टॉक और एक ही ब्लेड, जब एक स्टॉक के साथ मेन ब्लेड में एक और ब्लेड बढ़ा दी जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी ब्लेड होता है, और उसी को बोला जाता है यूनिवर्सल बेवेल गेज। ठीक है, दोनों में कब जरूरत पड़ती है, तो जब नॉर्मल हमारा होता है तो बेवेल गेज से काम चल जाता है। मतलब किसी वेल्डिंग के बीड वगैरह को चेक करने के लिए, या फिर भाई 0 से 180 360 डिग्री पूरा घूमता है ना,
तो इसकी मदद से हम किसी एंगल को चेक कर सकते हैं और फिर लेकिन उसका माप कैसे निकले, क्योंकि यह जो होता है हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है, मतलब इसके द्वारा इसमें कहीं मार्किंग तो की नहीं गई है, तो माप का हमें नहीं पता चलेगा कितना एंगल आ रहा है। तो वह एंगल कैसे निकलेगा, तो उस एंगल को हम लोग बेवेल प्रोटेक्टर की मदद से ज्ञात करते हैं, जो कि बेवेल प्रोटेक्टर आपको यहां दिख रहा है, यह आपका क्या है, बेवेल प्रोटेक्टर है। ठीक है, तो इसमें जो माप ली जाती है उसको बेवेल प्रोटेक्टर की मदद से ज्ञात किया जाता है। चाहे इसमें जो माप ली जाएगी इन दोनों बेवेल गेज, चाहे यूनिवर्सल बेवेल गेज हो, इनका माप कहां से पता चलेगा, बेवेल प्रोटेक्टर के द्वारा पता चलेगा। इसमें दो हो गया, आपका स्टाफ हो गया और हमारा ब्लेड हो गया, ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, और यूनिवर्सल वाला तब यूज करेंगे जब हम इसके द्वारा किसी माप को ना माप पाए, यह एडवांस है उसका। ठीक है, उसका एडवांस रूप है, जो मतलब थोड़ा अगर कठिनाई हो रही है, इसमें वो माप नहीं आ पा रहा है, तब हम इसका यूज करते हैं यूनिवर्सल वाला। उसके बाद जो बेवेल प्रोटेक्टर है, तो आपको दिख रहा होगा बेवेल प्रोटेक्टर यह आपका चांदी के समान है, जैसा ज्यादा होता है, सेम वही चीज है, 0 से 180 डिग्री तक निशान बना हुआ है, 1 डिग्री तक का हम इससे कोण माप सकते हैं। और लास्ट है यूनिवर्सल सरफेस गेज, यह जो फिगर नीचे आपको दिख रहा है, यह हमने पहले भी देख रखा है, आप पीछे का पार्ट देख लीजिएगा, वहां पे हमने सरफेस गेज की बात किया था। यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है, इसका स्पिंडल है, यहाँ पे स्क्राइबर लगा हुआ है, इसकी मदद से क्या करते हैं, तो मैंने बताया था किसी भी जॉब पे ऊंचाई में समांतर मार्किंग कर सकते हैं, मतलब समांतर लाइनें खींच सकते हैं ऊंचाई में, प्लस राउंड जॉब जो होता है उसको लेथ मशीन पर सेंटर में भी किया जा सकता है, इस चीज की मदद से, किसकी मदद से, यूनिवर्सल सरफेस गेज की मदद से। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। 10 डिग्री से ऊपर का संकीर्ण खांचा हो, कोई खांचा कटा हुआ है लेकिन वो 10 डिग्री से ज्यादा का है, तब उसके लिए कौन सी फाइल यूज करेंगे, कहना ये चाह रहा है। ठीक है, स्क्वायर फाइल, देखिए ये स्क्वायर फाइल, स्क्वायर फाइल मतलब क्या, फाइल की देखिए यहां देखा ना वर्गाकार, आगे से देखोगे तो ऐसे वर्गाकार दिखेगा, मतलब 4 सरफेस होंगी और ये वर्गाकार फाइल होगी। अगर वर्ग की आकृति की फाइल है तो स्क्वायर फाइल कहलाएगी। इसका यूज किया जाएगा इस तरह से, आयताकार कोई स्लॉट है उसकी फाइलिंग करनी हो, या कोई वर्गाकार स्लॉट है उसकी फाइलिंग करनी हो, या फिर नॉर्मल सरफेस की भी फाइलिंग इसकी मदद से किया जा सकता है। खास करके आयताकार स्लॉट या वर्गाकार स्लॉट हो इस टाइप का, तो उनके लिए हम लोग स्क्वायर फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, कौन सी फाइल हो गई, स्क्वायर फाइल हो गई। हाफ राउंड फाइल कौन सी है, तो जो नीचे दिख रहा है आपको, हाफ राउंड फाइल। ठीक है, यह कैसी होती है, तो जो सामने से आप देखेंगे तो इस टाइप से, एक सरफेस फ्लैट होगा और एक सरफेस राउंड में होगा, तो ये हाफ राउंड होता है। देख रहे हैं ना, इसकी मदद से हम लोग, ये जो फ्लैट वाला सरफेस है तो फ्लैट सरफेस की फाइलिंग कर सकते हैं, जो राउंड वाला सरफेस है उससे हम लोग किसी कर्व सरफेस की फाइलिंग कर सकते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे कोई कर्व सरफेस थी, अब इसका हमें गोलाई में फाइलिंग करना है, तो इसकी मदद से किया जा सकता है। हाफ राउंड फाइल की मदद से हम लोग कर्व सरफेस की भी फाइलिंग कर सकते हैं, कोई आकृति इस टाइप कर्व टाइप की बनी हुई तब भी, प्लस फ्लैट सरफेस करना हो तो इधर वाले हिस्से से फ्लैट वाले का भी हो जाएगा, दोनों काम कर लेगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रायंगुलर फाइल। ट्रायंगुलर फाइल का फिगर देखेंगे तो यह वाला है आपका ट्रायंगुलर फाइल का फिगर, मतलब इसकी आकृति कैसी बनी होगी, तो यहाँ देखिए दिखाया गया, इसकी आकृति त्रिभुज की जैसी होगी। कैसी होगी, त्रिभुज की जैसी होगी। और सबका एंगल कितना होता है, तो यह 60 डिग्री रहता है, समत्रिभुज होता है। ठीक है, तीनों एंगल कितने होंगे, 60-60 डिग्री के तीनों एंगल होंगे। तो इसका मतलब कोई ऐसा खांचा जिसका एंगल 60 डिग्री से अधिक हो, क्योंकि 60 डिग्री से कम रहेगा तब तो यह फाइल उसके अंदर जाएगी नहीं, क्योंकि इस फाइल के सभी आकृति कैसी है, त्रिभुज की जैसी है। देख रहे हैं ना, त्रिभुज जैसा बनाया गया त्रिभुज, आकृति सामने से देखेंगे तो इस तरह त्रिभुज जैसी दिखेगी। तो अगर 60 डिग्री से कम होगा तो यह उसके अंदर नहीं जाएगा, तो फिर मतलब जो 60 डिग्री से अधिक का खांचा है उसके लिए हम इसका यूज करेंगे ट्रायंगुलर फाइल का, या फिर जो आरी वगैरह होती है उनके दांतों को भी साफ करने के लिए इस फाइल का यूज किया जाता है। ठीक, यह है आपकी नाइफ एज फाइल। तो लास्ट वाला है ना, नाइफ एज फाइल। नाइफ एज मतलब, नाइफ मतलब चाकू, मतलब इसकी एज चाकू के समान होती है। चाकू मतलब कि ऊपरी हिस्सा देखिए इसका चौड़ा है, जबकि नीचे का नुकीला, चाकू के धार के समान। यह फिगर में दिखाया गया कि ऊपरी हिस्सा ऐसे रहेगा, चौड़ा रहेगा, लेकिन नीचे चाकू के धार के समान नुकीला बन जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा क्या होता है, नाइफ एज होता है। ऊपर वाला ऐसे रहेगा और नीचे वाला आपका चाकू के समान धार बन जाए। तो इसका जो एंगल होता है ना, वो 10 डिग्री होता है। कितना होता है, 10 डिग्री नाइफ एज फाइल का। जबकि यह भी उसी तरह से त्रिभुज टाइप का, लेकिन इसका एंगल 60-60 डिग्री है, सम त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं भी बराबर होंगी, लेकिन इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो इसका 10 डिग्री है, तो इसका मतलब ये 10 डिग्री से अधिक कोण को फाइल कर पाएगा ना, 10 डिग्री से कम रहेगा तब तो ये कर ही नहीं पाएगा।
तो 10 डिग्री से अधिक के लिए, तो वही क्वेश्चन में पूछा भी था, 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए। तो 10 डिग्री से अगर अधिक का खांचा हमें भरना हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, नाइफेज फाइल हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है उस दोष का नाम बताया जब धातु के चिप फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। जब हम फाइलिंग करते हैं ना, तो जो फाइल पे जो दांते बने होते हैं उनके बीच में जो जॉब हम घिस रहे होते हैं उसके बुरादे जो होते हैं वो चिप्स के रूप में जो होते हैं उस फाइल के दांतों में भर जाते हैं। जब फाइल में वो बुरादे और चिप्स भर जाएंगे तो जब हम उस फाइल से किसी जॉब की फिनिशिंग करेंगे तो उस जॉब के सरफेस पे अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। वो जो चिप्स फंसे हुए हैं उस सरफेस पे निशान मारेंगे, स्क्रैचेस आएंगे। तो अगर हमारे फाइल में चिप्स वगैरह भर जा रहे हैं तो उन्हें साफ किया जाता है। उस फाइल का हम यूज नहीं करेंगे, पहले साफ करेंगे तब यूज करेंगे, नहीं तो आपकी सरफेस अच्छी नहीं आएगी, उस पर स्क्रैच आएंगे, निशान आएंगे। ठीक है, तो जब हमारे फाइल में जो जॉब के चिप्स भर जाते हैं, बुरादे भर जाते हैं, तो बोला जाता है उसे क्या, फाइल की पिनिंग। ऑप्शन बी आपका सही होगा, फाइल की पिनिंग या फिर क्लॉगिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉगिंग या फाइल की पिनिंग बोलते हैं। जब चिप्स भर जाए, जब फाइल वाइट नहीं होता ना, तो फाइल की वाइपिंग ये भी नहीं होता है। ठीक है, और यह जो है ग्लेजिंग, आप ग्लेजिंग फाइल में नहीं होता है, ग्लेजिंग किसमें होता है, ग्लेजिंग आपका ग्राइंडर में होता है। ग्राइंडर वाला जब चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हाँ मैं बताऊंगा। जो ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर के जो उसके कड़ होते हैं ना, वो कड़ क्या होते हैं, कई बार की कड़ घिस जाते हैं, घिसने के बाद वो अपना स्थान छोड़ के निकलते नहीं है। जो कड़ होंगे क्या होंगे, घिस जाएंगे, अपना स्थान छोड़ के निकलेंगे नहीं, और घिसने के बाद उनकी सतह क्या होगी, बिल्कुल चमकदार हो जाएगी। कोई चीज घिस जाएगा तो चमकने लगेगा ना, तो ग्राइंडिंग व्हील जो होता है उनके कड़ जब घिस जाते हैं और घिस करके अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, वहीं पे पूरा चमकने लगते हैं। तो एक तो भाई सही से घिसेंगे भी नहीं, क्योंकि उसका कड़ का मतलब क्या है, तो पूरा सपाट हो चुका है, वो घिसेगा नहीं, उसमें खुरदरापन नहीं है। तो एक तो घिसेगा नहीं, दूसरा चमकने लगेगा, तो उसको ग्लेजिंग बोला जाता है। किसमें, ग्राइंडर में बोला जाता है, फाइल में ग्लेजिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे पिनिंग ऑफ फाइल हो जाएगा। जब फाइल में चिप्स भर जाते हैं, बुरादे भर जाते हैं, उसे पिनिंग ऑफ फाइल बोला जाता है। और उसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल कार्ड का यूज करते हैं। मतलब एक लकड़ी का फाइल होता है, उसमें नुकीले तार लगे होते हैं, उसकी मदद से ऐसे इधर उधर चला करके इसमें चिप्स निकालते हैं। ठीक है, उससे लेकिन करने में भाई क्योंकि तार बने हुए मेटल के, तो उससे फाइल के जो होते हैं धार खराब होने का डर रहता है। इसीलिए कई बार हम लोग इसमें क्या करते हैं, कापर वगैरह का, कापर या ब्रास, सॉफ्ट मटेरियल होता है, इसका एक टुकड़ा लेकर के इस पे घिसते हैं, जिससे कि इसके चिप्स बाहर निकल जाए। कापर या ब्रास का टुकड़ा लेकर के इस पे घिसा जाता है, जिससे इसके चिप्स बाहर निकल जाए। या फिर फाइल कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है आयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। देखिए मैंने ये चीज पहले के क्वेश्चन में बताया हुआ था, जो पीछे का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन ऑप्शन में जो है आपका उस चीजल का नाम था जो इसका सही होगा, हाफ राउंड चीजल। यह ऑप्शन में था, तो मैंने उसके बारे में बता दिया था कि हाफ राउंड चीजल का काम क्या होता है। देखिए वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है, इसीलिए चारों ऑप्शन सॉल्व करने का यही फायदा है। एक तो यहीं पे आपके कुछ क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, दूसरा अगर एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन वो बदलेगा तो आप समझ जाओगे क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो आयल ग्रुप्स के लिए, तो जो आयल ग्रुप्स होता है, तो देखिए कौन सा, हाफ राउंड चीजल होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, आयल ग्रुप्स काटने के लिए हाफ राउंड चीजल। ठीक है, यहाँ जो ये दिख रहा है आपका, यही हाफ राउंड चीजल का फिगर है, ये वाला यहाँ आपको दिख रहा होगा। आगे का जो है कैसे, राउंड में है, आगे का हिस्सा राउंड में बनाया जाता है, इसकी कटिंग है, जिसलिए इसको हाफ राउंड चीजल कहते हैं। एंगल इसका 35 डिग्री से 45 डिग्री होता है। और यहाँ पे देखिए इसके द्वारा ऐसे गुलाई में, मतलब नाली टाइप का खांचा, नाली टाइप का खांचा काटा गया है ना, इसमें से ऑयल बिल्कुल आसानी से तो प्रवाहित हो सकते हैं, इसलिए ऑयल ग्रुप्स बनाते हैं किसकी मदद से, हाफ राउंड वाले से। फ्लैट चीजल, आपको यह जो फिगर दिख रहा है, फ्लैट चीजल है, इसका जो एंगल होता है 35 डिग्री से 70 डिग्री होता है। और यह नॉर्मल कामों के लिए, मतलब नॉर्मल मेटल वगैरह काटने के लिए या फिर चिप्स वगैरह बड़े सरफेसों से हटाने के लिए फ्लैट चीजल वाला यूज किया जाता है। उसके बाद वेब चीजल, वेब चीजल का फिगर यह है आपके सामने। ठीक है, यह वेब चीजल है। वेब चीजल आपको आगे इसकी आकृति दिख रही होगी, ऐसे दिख रहा है ना, कटिंग इस टाइप से बना हुआ। इसका यूज कहाँ होता है, तो जब चेन ड्रिलिंग की गई हो, जैसे देखिए ये जॉब है, जॉब में क्या किया गया, चेन ड्रिलिंग, मतलब एक दूसरे समान दूरी पे कई सारे ड्रिल किए गए। अब इनके बीच का मटेरियल हटाना है, इनके बीच का ये वाला मटेरियल हटा देंगे तो स्लॉट टाइप का बन जाएगा ना। तो चेन ड्रिलिंग कर करके उन ड्रिलों के बीच का मटेरियल हटाने के लिए जिस चीजल का यूज किया जाता है उसी को वेब चीजल या पंचिंग चीजल भी कभी कभी बोल दिया जाता है। इसको क्या, पंचिंग। तो वो है आपका वेब चीजल, ड्रिल करने के बाद उसमें के बीच के मटेरियल को हटाने के लिए। और लास्ट है आपका क्या, डायमंड पॉइंट चीजल। यह वाला फिगर आपके सामने इसका है, डायमंड पॉइंट
चीजल का इसके आगे क्या देख रहे हैं ना, ऐसे नुकीला होता है, इसका एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है। एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। कहाँ यूज होता है? तो किसी आयताकार या इस टाइप से कहीं कॉर्नर हो, कॉर्नर को चौरस करने के लिए, चौकोर करने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का यूज किया जाता है। तो ये चीजल वाला मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।